सभी साथियों को जय भीम। और आज हम सृजन साहित्य संवाद के मंच पर उपस्थित हैं और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे महार सत्याग्रह का 99वां साल है। मतलब इस बाबा साहब ने जब 1927 में 20 मार्च को चावदार तालाब के लिए जब लड़ाई लड़ी थी, पानी पीने के अधिकार के लिए, दलितों की गरिमा के लिए और उनके इंसाफ दिलाने के लिए, उनके अधिकार के लिए, उस बात को जो है आज 99 साल हो गए हैं। और ये एक ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि बाबा साहब का प्रॉपर पहला ऐसा मूवमेंट था जो उन्होंने राजनीति में सक्रिय रूप से उतर के, सामाजिक राजनीति में उतर के उन्होंने दलित अधिकारों के लिए लड़ाई का आरंभ किया था। और इसकी दूसरी विशेषता ये थी कि इसमें हजारों की संख्या में दलित स्त्री पुरुष जुड़े थे। एक तरह से बहुत बड़ा आंदोलन था और ये कई दिन चला। और इसी में जो है वो इसकी दूसरे चरण में जब वो दिसंबर में आते हम, तो 25 दिसंबर को ये जो पूरा एक आंदोलन चलता है जो 20 मार्च से शुरू होता है और आगे जाकर के मनुस्मृति दहन पर ये जो आंदोलन ये इसकी परिणति होती है। तो इसमें जो है वो एक तालाब था, चावदार तालाब, जिसमें कि जो सब लोग उसमें पानी पी सकते थे, लेकिन दलित लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और मतलब कहा तो ये भी जाता है कि उसमें जानवर तक पानी पी लेते थे, लेकिन दलितों को उसमें बिल्कुल अधिकार नहीं था। और ये जो लड़ाई थी, ये एक सार्वजनिक तालाब के अंदर दलितों को प्रवेश ना करने देने, पानी इस्तेमाल ना कर देने के खिलाफ, सार्वजनिक स्थान जो कि सबके लिए बराबर होता है उसमें जो दलित थे उनके अधिकारों की लड़ाई थी। और ये लड़ाई इस तरह की नहीं थी कि भाई आप पानी, हमें पानी चाहिए, पानी नहीं, पानी से बढ़ के ये अधिकार थी, अधिकार की लड़ाई थी। और इस लड़ाई को लड़ते हुए बाबा साहब जो है, बहुत हमारे लोगों ने लाठी और ये सब खाए और बहुत उनपे एक तरह से मैं कहूँगी उस समय जुल्म भी बहुत हुआ और उनको रोका गया कि पानी, और फिर लंबी लड़ाई चली। फिर 1900 इसके जब ये लड़ाई चलती है तो ये लंबी लड़ाई चलती है और लड़ाई चलने के बाद जो है उसमें ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है। और 1927 को जो शुरू होता है ये जो और ये एक 1924 में एक वहां की नगर पालिका ने किया था कि ये सब लोग इसके पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सार्वजनिक तालाब है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तालाब में पानी पीने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए नहीं लोगों को घुसने दिया जा रहा था। और ये एक विरोध था, प्रतिरोध था और एक तरह से मैं कहूंगी कि पूरे दलित आंदोलन के लिए एक मशाल का काम किया इस आंदोलन ने। और हम आज इस 99वीं वर्षगांठ को हम याद करते हैं और बाबा साहब के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि उन्होंने हमारे अंदर जो लॉ लगाई, एक चावदा तालाब से लॉ होती हुई हमारे अंदर तक आई और आज हम उस वर्षगांठ, उस दिन को याद करने के लिए बैठे। और आज हमारे साथ बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोग हमारे साथ हैं। कुसुम मेघवाल जी को, डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी को कौन नहीं जानता, वो राजस्थान की बहुत बड़ी हस्ती हैं और वो कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। उनकी उनकी अनेक किताबें हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं और मैं कहूंगी कि उससे भी बड़ी वो एक सामाजिक नेता है। वो राजस्थान की एक जो है ना, मैं कहूंगी कि एक पर्सनैलिटी है, एक सेलिब्रिटी है हमारे राजस्थान की। तो मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे गुरु प्रसाद मदन जी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाए कि वो इंसाइक्लोपीडिया दलित साहित्य के, और उन्होंने अपने, जैसे कि पीछे हम देख भी रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारी किताबें और एक उन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसमें सभी तरह के जो अभी तक दलित साहित्य पब्लिश हुआ है वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीछे उन्होंने बाइंड करा करा के रखे हैं और वो इंसाइक्लोपीडिया, आप उनसे कुछ भी पूछे या उनके यहाँ लाइब्रेरी में जाएं, उन्होंने भी मुझे भी कई बार इनवाइट किया है। तो जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, अगर वो भी कभी उनको जाने का मौका मिले तो इलाहाबाद में गुरु प्रसाद मदन जी के यहाँ जाके वो शोध सामग्री, रिसर्च का वो खुद भी करते हैं, लोगों को भी मदद करते हैं। तो हम उनका सृजन साहित्य संवाद के मंच पे स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नीदरलैंड से प्रियंवदा है, जो कि लगातार जो है वो कविताएं लिखती हैं और तमाम तरह के जो हमारे दलित आइडियोलॉग हैं उन पे काम करते हैं। उन्होंने सोयराबाई, बहिनाबाई और सावित्रीबाई फुले की कविताओं का ट्रांसलेट किया है। वो वहां पर जो है वो उनका बहुत लंबा चौड़ा परिचय है। और
मैंने आज उनका परिचय जो था वो देखा था कि वो ट्रांसलेटर ही नहीं है, वो कुछ काउंसलिंग वगैरह भी करती है और लगातार दलित इशू से जुड़ी रहती है। जब मैं प्रियवंदा जब मंच पे आएंगी तो बताएंगी कि उनके पेरेंट्स, उनके फोर फादर किस तरह से उसमें मूवमेंट में जुड़े रहे। हमारे बीच में एक मिनट, हमारे बीच में जो है वो आर एस आगाज जी हैं, जो आगाज जी युवा दलित साहित्यकार हैं, और उनकी अभी जो है वो जिस तेजी से वो उनका साहित्य में एक बड़ा अच्छा हस्तक्षेप है, वो कविताएं, कहानियां, और अभी कुछ किताब संपादित कर रहे हैं। तो आगाज जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और साथियों, मैं कार्यक्रम को फॉर्मल जो है अपने वरिष्ठ साथी, बहुत ही आदरणीय सम्मान्य साथी, मैं अपनी डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज के दिन जो हमारा महाड़ आंदोलन का दिन है, आप आए और उस पर अपनी बात रखें। कुसुम मेघवाल जी। धन्यवाद अनीता जी। अब आपने तो सभी मेरे भाई लोग, बहनें लोग बैठी है, प्रियंका जी, सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और ये एक बड़ी मेहनत का काम भी है, और जो अनीता जी ने कदम उठाया है, तो ये एक मतलब एक इस दिन को अभी बहुत से लोग नहीं जानते ये दिन है क्या। 20 मार्च वो कितना हमारा, कम से कम ये एक ऐतिहासिक सामाजिक क्रांति का दिन है, लेकिन अभी तक क्या ज्यादा लोग जानते नहीं। और जानने नहीं जानने का मतलब है ज्यादा लोग स्टडी करने की आदत ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और अब अनीता जी ने बहुत कुछ तो बता दिया, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो उन्होंने बताया उसके आगे थोड़ा मैं बता देती हूँ, फिर हमारे भाई लोग बताएंगे, फिर हमारी बहन बताएंगी। तो मैं इस काम से शुरू करना चाहती हूँ कि महाड़ हम सब बोलते हैं, लेकिन महाड़ महाराष्ट्र के एक कोलबा जिला है। कोलबे जिले में महाड़ एक गांव है, और उस गांव में जो है चौदार तालाब है। तो उस चौदार तालाब की ये खासियत थी कि उसमें कुत्ते बिल्ली जा सकते हैं, गाय गोबर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन अछूत लोग उस पानी को छू नहीं सकते थे। जब बाबा साहब ने इस आंदोलन, और ये आंदोलन हमारे लिए मतलब एक इंसानियत, हमें इंसान उसके बाद ही माना जाने लगा कि पहली बार ये हमारा एक इंसान होने के लिए एक लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई जीती थी। और ये इतनी आसान नहीं था काम, क्योंकि ये उस समय, आज तो खैर बहुत है, आंदोलन करने के बहुत से साधन है, लेकिन उस समय क्या साधन थे। लेकिन फिर भी एक इतना खरा सच्चा नेतृत्व हमारे सामने था कि उनके पीछे लोग भूखे नंगे उनके साथ हो जाते थे। और मतलब आप इतने सुविधा होते हुए भी आज 1000 तरह से लोग इकट्ठे करते थे, नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने ये कदम उठाया और इसका प्रचार शुरू किया कि 14 आंदोलन पे उस दिन मतलब पानी को छूने का एक दिन डिसाइड किया गया 20 मार्च को, तो आप देखिए कि गांव से लोग झोले टांग के नंगे पांव अपनी रोटी वगैरह साथ में लेके, छोटे बच्चे महिलाएं लेकर, और इतनी हजारों की संख्या में वो सब वहां पर झुंड इकट्ठे होने लगे, क्योंकि उनको बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हम एक इंसान हैं और हम कोई इंसान की तरह हम जीना चाहते हैं, और ये पानी पीने से हम कोई अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन जिस पानी को कुत्ते बिल्ली छू सकते हैं, उस पानी को तो हम तो इसके मतलब कुत्ते बिल्ली से गए भी थे। ये क्योंकि बाबा साहब ने अपने समाज को एक माँ की ममता की तरह पाला था। सॉरी। तो एक माँ की ममता की तरह अपने समाज को साथ लेके चलना, और सबका ऐसा दिल जीता, क्योंकि मैंने खुद ने एक किताब लिखी थी बाबा साहब पर, इसका नवा आश्चर्य, उसे मैंने पूरा एक चैप्टर इसी पे लिया है, जमदार तालाब पर। तो जैसे जत्थे के जत्थे वहां निकलते हैं तो लोग पानी पीने के लिए भी उनको नहीं देते, तो थोड़ा सा पानी पीने के लिए भी उनको, उस समय 30-40 रुपए बहुत बड़ी बात थी, उसमें उनको पानी भी खरीदना पड़ा। जब जत्था का जत्था जब चमदार तालाब पर पहुंच गए, तो बाबा साहब ने पीछे मुड़कर अपने समाज को देखा, समाज की स्थिति को देखा, तो मतलब उनका, उनके भावनाओं का अपन क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कितना दर्द था उनके अंदर कि ये मेरा समाज है जो इस गंदे पानी को छू तक नहीं सकता। तो फिर बाबा साहब ने सबके सामने, जैसे सबके पीछे नजर दौड़ाई, वापस आगे नजर लाए, और चुल्लू पर उन्होंने पानी पीना जब शुरू किया, तो हर एक ने
मतलब पानी तो वो कट 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 की जो पानी पीने की जो आवाज आ रही है, एक अपन कल्पना कर सकते हैं कि पानी पीने की जो कट कट की आवाज है, ये समझो कि सदियों से जो बेड़ियां थी हमारे समाज के, हमारे लोगों के पाँव में, वो बेड़ियां जैसे टूट रही हो। तो ये एक सामाजिक आंदोलन ही नहीं था, ये बहुत बड़ी क्रांति थी। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि भाई हमें राजनीतिक आजादी के पहले सामाजिक आजादी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो ये लोग राजनेता लोग भी जब ये हुआ तो वो बोलते नहीं थे इसके आंदोलन के ऊपर, क्योंकि उनको तो वोट का चक्कर है। तो ये सामाजिक आंदोलन करना इतना आसान नहीं होता, और सामाजिक आंदोलन करना और फिर इसको खरा सच्चा नेतृत्व देना, ये दोनों बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जब बहुत ये सब बात हुआ तो फिर उसमें क्या लोग बर्दाश्त कैसे करते, तो उन लोगों ने एक नई अफवाह उड़ा दी कि ये लोग तो वीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। एक नई अफवाह उड़ा दी, क्योंकि उनको जो डिस्टर्ब करना था। तो वहां पर जो भगदड़ मची, फिर जैसे अनिता जी ने बताया लाठीचार्ज हुआ, सब हुआ, आपस में लाठी मार, हमारे लोग घायल भी हुए। ये बात जब बाबा साहब को पता लगा, फिर उन्होंने उनसे जो वहां का जो नगर पर जो प्रशासन था उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि आप अपने लोगों को संभालिए। बाबा साहब ने कहा आप अपने लोगों को संभालिए, मैं अपने लोगों को संभाल लूंगा। मतलब इतना संजीदगी से जवाब दिया। नहीं तो बाबा साहब का भी, अगर बाबा साहब अगर गुस्से में कोई जवाब देते, वो तो हमारे मार्शल कौम है भाई। बाबा साहब खुद ही जानते हैं कि मार्शल कौम है। अगर बाबा साहब एक जरा से इशारा करते ना, तो वहां खून खराब हो सकता था। लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य से और शांति से काम लिया और शांतिपूर्वक जवाब दिया, और उनको ये एहसास करा दिया कि हम इसके हकदार हैं, और हम ये पानी हम भी, तुम ये छू सकते हो, तुम भी छू सकते हैं, हम भी पी सकते हैं। तो ये सब करके बाबा साहब ने इस आंदोलन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन क्या है कि लोग इस ऐतिहासिक ऐतिहासिक आंदोलन है ये, मतलब ये समझिए कि ये आंदोलन एक सामाजिक क्रांति के रूप में हमारे इंसान होने की पहली शुरुआत है। इसके पहले हमें इंसान नहीं माना जाता था। तो जैसे अब अनिता जी ने आगे बताया कि यही लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो वो महान आंदोलन में मनुस्मृति तक जा पहुंचती है। तो वो 1 दिसंबर की बात है। वो चौदार आंदोलन की लड़ाई आगे, फिर जो वहां के नगर परिषद ने जो आदेश निकाला था कि आप इस पानी को छू सकते हो, तो उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया। तो उसको लेके वापस आगे बात चलती है, फिर आंदोलन होता है, फिर मजबूत होता है। तो लोगों में एक बाबा साहब की आवाज से एक हौसला बढ़ा, और उनमें मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई जागी, और उन्होंने खुद ने ये तय किया कि अब हम कोई गंदा काम नहीं करेंगे, हम सब ये काम छोड़ देंगे, और सब हम अच्छा काम करके मान सम्मान की जिंदगी जिएंगे। तो जब उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, वो जो गांव के जो तथाकथित कोई सवर्ण वगैरह नहीं होता, तो उनके कलम से अपने आप सवर्ण बन गए थे, क्या हो गया है। तो वो तो क्या है कि उन्होंने कहा कि इनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया। तो उन्होंने भी ये, मतलब दोनों तरफ से बराबर लड़ाई, बराबर की लड़ाई होने लगी। तो हमारे लोगों में एक खरे सच्चे नेतृत्व से इतनी अच्छी मतलब हिम्मत बन गई कि वो लोग जब जब भी जरा से आवाज होती तो जत्थे के जत्थे आगे आते। फिर वही दिसंबर की बात आती है, तो वहां भी आप देखिए कि वहां अभी भी एक क्रांति स्तंभ बना हुआ, वहां हर साल हम जाते ही थे। अभी मैंने थोड़ा उम्र, अब 79 साल की उम्र हो गई, तो मैंने अब आना जाना कम कर दिया है। बाकी पहले मैं हर साल जाती थी, वहां दुनिया भर की महिलाएं इकट्ठी होती, और वहां पर सब हर साल मनुस्मृति जलाते। तो वो एक मतलब इतना क्रांतिकारी कदम था। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि लोग पूरा पढ़ते नहीं। सबसे जरूरत है आज बाबा साहब के इतिहास को, ऐतिहासिक काम को पढ़ने की। क्योंकि आप देखिएगा आज अगर हम कलम चलाते हैं ना बाबा साहब के ऊपर, तो आंखें भर आती है, रोना आता है कि एक महामानव ने अपने छोटे से जीवन में कितना काम कर दिखाया और कितना दर्द था। एक किताब मैंने लिखी थी, बाबा साहब के 3 भाषण। उसमें मैं एक आर्टिकल लिख रही थी, तो उसमें बाबा साहब के विरुद्ध लोगों को भड़काते हैं कि अरे तुम किसके पीछे पड़े हो, ये तुम्हारा धंधा बंद करा रहा है, तुम लोग भूखे मरोगे। तो बाबा साहब को मतलब इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने लोगों से कहा, उन लोगों से कहा कि ठीक है, ऐसा करते कि तुम तो साल भर का देते हो ना उनको, साल भर का 100 200 500 देते होंगे, मैं तुम्हें एक दिन का, एक गाय का उठाने का मैं तुम्हें एक दिन का 500 रुपए देता हूँ, तुम उठा लो।
तो एक कितना दर्द उनके अंदर देखना पड़ता है ये सब सुन के, इतना तो वो इतना काम कर पाए ना। आप देखिए, मतलब सोच नहीं सकते छोटी सी उम्र में कितना लिखा, कितने आंदोलन, कितने विदेशों में गए, कितनी पढ़ाई करी। उनकी खुद की लाइब्रेरी में 35-40 हजार किताबें, 35-40 किताबें उन्होंने दूसरी जगह पढ़ी। मतलब ऐसा कि 70-75 हजार किताबें पढ़ना और उन सब में खुद लिखना। आज उनका राइटिंग स्पीचेस अभी और बाकी है, निकल नहीं पा रहा। तो आज ये जो दिन है 20 मार्च का, ये हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे लिए क्या, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और सामाजिक क्रांति का पहला दिन। तो हमें इस दिन से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने समाज में क्रांति लाने के लिए खरा सच्चा नेतृत्व देने की हमें वो कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह अपने समाज को सही गाइड करें। और अभी भी क्या हालत है, लाठी डंडे तो आपके अभी चलते हैं। जरा से आपने अपने अधिकारी का भी अभी यूजीसी चल रहा है, आप देखिए ना, यूजीसी का जो बिल के ऊपर देखिए आप, ये मुट्ठी भर लोग जो है, ये इन्होंने हो हल्ला किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। हमारे लोग कितने ले, हमारे लोगों की सुनवाई कम होती, क्यों होती कि सब जगह इन लोगों ने, कहते हैं ना, इन्हें तथाकथित लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है। पूरे भारत के हर इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लिया, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीडीआई का, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे आपका, सब जगह अपने ऐसे मिटा दिए ना कि जो चाहे जो कर रहे हैं। अब बहुत लंबी बात नहीं करके अपन इस चीज से बात करें, क्योंकि अपने दूसरे भी हमारे विद्वान वक्ता हैं, सबको हम सुनना चाहेंगे। तो आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अनिता अनिता जी को तो विशेष तौर से कि इतनी मेहनत करके कुछ न कुछ करती है ताकि जोड़े रखती है। तो सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शंकर, जय भारत। बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही और मुझे लगता है कि आपने जो यूजीसी से जोड़ा, अभी ये पानी की लड़ाई थी पूरी। और अभी आपको याद होगा कि एक स्टूडेंट ने बोला था कि एक पत्रकार ने जो हमारे दलित स्टूडेंट को टॉर्चर करते हुए कहा कि तुमने भी 5,000 साल से पानी पिया, तुमने भी नहीं पिया। तो ये जो पानी की लड़ाई है, ये जो अपमान की लड़ाई है, ये हाँ मतलब वही। बीतने के बाद भी वैसी की वैसी है। तो ये मुझे याद आया कि जो यूजीसी में ये बातें और निकल के आई कि पानी वाली बात जो लड़ाई थी। बिल्कुल वही वही है, मान अपमान, वो लड़ाई मान अपमान की लड़ाई है। बिल्कुल। हाँ तो जी। बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारे मंच पे आइए। तो अगर समय बचता तो आपको आप दोबारा हाँ से आपको बुलाएंगे इसी राउंड में। हाँ हमारे हाँ, बीच में नहीं। गुरुप्रसाद मदन जी हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी की पट्टी में जो उन्होंने साहित्य संग्रह का काम किया है वो बहुत ही अद्भुत है, अतुल्य है। मतलब उसके किसी से तुलना नहीं हो सकती। और वो जो है इस बात का खजाना है कि आप जाइए उनके पास और उनसे बातें करिए, वो इतनी जानकारी रखते हैं। और आज हम बड़े मतलब हर्ष के साथ कह रहे हैं कि वो हमारे मंच पर है। तो मैं जो है गुरुप्रसाद मदन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। गुरुप्रसाद मदन जी, आवाज आवाज खोलिए। गुरुप्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज ऑन कर लीजिए। वहां से माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन होना आपका। माइक ऑन करने के लिए कहें। तो ऐसा करते हैं गुरु प्रसाद जी, हम और किसी को बुला लेते हैं, जब तक आप थोड़ा देखिए, है ना? ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे बीच में प्रियंवदा है। और प्रियंवदा जो है वो मूलतः वैसे महाराष्ट्र की हैं, लेकिन पूना, लेकिन अभी वो नीदरलैंड में रहती हैं। और नीदरलैंड में रह कर के भी वो काम करती हैं लगातार। उनका काम हम लगातार देखते हैं। वो कभी अनुवाद करती हैं, कभी क्लासेस लेती हैं, कभी पेंटिंग, पोइट, ये सब वो बहुत ही एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से करती हैं। और मुझे लगता है कि बाहर जाके भी जो चुप नहीं रहते हैं, जो काम करते रहते हैं, प्रेमवदा उनमें से एक है। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि प्रेमवदा के यहाँ अभी पता नहीं क्या टाइम है, लेकिन वो इस अपना टाइम ना देखते हुए भी हमारे साथ जुड़ी हैं।
तो मैं उनको मंच पे बुला रही हूँ कि प्रेमदा आए और आप अपनी बात रखें। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, मुझे समझती अच्छे से है, हमने स्कूल में भी हिंदी सीखी है, लेकिन बात करना थोड़ा कम होता है हिंदी में। लेकिन सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अनीता मैम आपके इवेंट में आ पाई। बहुत बार आपका काम देखती हूँ फेसबुक पे और आपसे बहुत सीखी हूँ पिछले कुछ सालों में। जैसे आपने बताया, आप और मैम आपने भी बताया, कहानी बताई आपने महार सत्याग्रह की। इसमें फोन लगता है सिर्फ। ओके, ठीक। मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि हमने ये इतिहास और अच्छे से पढ़ना चाहिए बचपन में। जैसे सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। हाँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतिहास हमने पढ़ा है, मतलब हमने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में या सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा के बारे में जो भी पढ़ा है, बहुत ये छोटे पैराग्राफ हुआ करते थे हमारी किताबों में। वो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो जिनके हम अम, जिनको हमें अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए जो इंस्पिरेशन हमें ज़रूरी है, वो हमें इन कहानियों से मिलती है। मैंने लंदन टॉक पे एक इंटरव्यू देखा कुछ दिनों पहले, जिसमें एक लड़की ने बोला कि अब तो हम हमारे कुओं में पानी देते हैं लोगों को पीने, अब तो जातिवाद बचा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हम आए हैं, हम काफ़ी दूर आए हैं, बट अभी तक हमें अगर लगता है कि कुएँ किसी एक जाति के होते हैं और वो दूसरे जाति के लोगों को वो कुएँ इस्तेमाल करने देते हैं, या स्पेसेस अभी भी हमें लगता है कि हम शेयर कर रहे हैं, तो वो अभी तक समाज उस अ, उसी जातिवाद में अटका हुआ है, क्योंकि कुएँ कभी उनके थे ही नहीं, कुएँ कभी किसी के थे ही नहीं। किसी एक जाति को या किसी एक समाज को उससे बाहर रख के उन्होंने ऐसी कहानी बनाई कि जैसे उनके कुएँ हैं, लेकिन उन कुएँ तो धरती के होते हैं, कुएँ तो लोगों को के होते हैं, वो किसी एक जाति के होते नहीं कि उन्होंने दिए हैं ये कुएँ किसी को। और ये कहानियाँ बतानी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। मुझे याद है मेरे नाना और नानी जो उनके मतलब उनके हमारे घर में पहले पीढ़ी है जो स्कूल जा पाए और जो सरकारी नौकरी कर पाए, क्योंकि सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा बताई जाती थी उस समय, और वो उसी समय पूना में थे। तो मेरे नाना ने जब शादी की तब उन्होंने ये बोला कि मैं शादी पढ़ी लिखी लड़की से ही करूँगा। तो जिस लड़की से उनकी शादी तय हुई, उन्होंने उनको स्कूल जाने पे मजबूर किया और अपना एजुकेशन पूरा करने पे मजबूर किया। फिर डॉक्टर अंबेडकर के महार सत्याग्रह के बारे में पढ़ने के बाद, एक सांभर फैमिली से थे, मतलब चमार फैमिली से थे वो। तो उसके बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने उनरी गांव, जो पूना में अभी एक सिटी में आता है, उस गांव में उन्होंने तो मेरे नाना जी रेलवे ऑफिसर बने, थैंक्स टू रिजर्वेशंस एंड थैंक्स टू स्पेशल एजुकेशन एक्ट्स, वो रेलवे ऑफिसर बने। और उनरी गांव में एक पानी का कुआं था जो ऑफ कोर्स नीचे जो ओप्रेस्ड कास्ट थे उनके लिए ओपन नहीं था, और एक मंदिर था, भैरोबा का मंदिर था, जहाँ गांव के लोगों को जाने नहीं देते थे। तो मेरे नाना जी उस समय ये 70s की बात होगी, अपनी वर्दी पहन के, अपना बैज, अपना गन, ये सब पहन के उस
मंदिर और कुएं के पास गए और उनके भतीजे को उन्होंने बोला कि अभी तुम कूदो, क्योंकि ये पानी, वो उनके भतीजे, उनका भतीजा मेरे मामा उस समय पे 12 साल के थे। उनको पता नहीं था वो क्या, मतलब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये कि ये कुएं उनके हैं। तो मेरे नाना जी ने बोला नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने, फूले ने, सब लोगों ने हमें पढ़ाया लिखाया है और यही सिखाने के लिए कि कुएं किसी के होते नहीं है, किसी एक जाति के होते नहीं है, तो तुम कूदो। और जिस बात में मेरे उनके जो भांजे वो भूल गए कि उनको तैरना नहीं आता है, बट वो कूद गए उस पानी में और वो मंदिर में गए और उन्होंने नारियल तोड़ा। क्योंकि उस समय मेरे नाना वर्दी में थे, तो उस समय उन्हें गांव में कोई रोक नहीं पाया। एंड दैट सेट अ प्रेसिडेंस। एंड स्टोरीज अबाउट डॉक्टर अंबेडकर, स्टोरीज अबाउट द फूलेज, ये जो कहानियां हैं, ये बच्चों को अगर सही समय पर बताएंगे तो वो उसी इंस्पिरेशन में बड़े होंगे, उसी कहानी, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी होना चाहिए। ये स्कूल में इंट्रोड्यूस करने चाहिए कहानियां। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने अंबेडकर और फूले का लिटरेचर, ये जो इनका लिटरेचर, ये मैंने बहुत लेट पढ़ा जिंदगी में। मैं जानती थी उनको, जैसे उनके बारे में पढ़ती थी, उनके स्कूल में उनके फोटोज लगे रहते थे, और लेकिन उनके बारे में पढ़ना, उनकी कहानियां सुनना, ये जो इससे जो इंस्पिरेशन मिलता है बात करने का, या एक आइडेंटिटी बनती है। मुझे रोज मैसेज आते हैं लोगों की कि अरे तुम ऐसे कैसे कैजुअली कैस्टिज्म के बारे में बात कर सकते हो, या कि कहाँ से, मतलब ये सब चीजों के बारे में बात मत करो, ऐसे भी मैसेजेस आते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को ये कहानियां बताएंगे और स्कूल्स में उनको एक सुंदर किताबें बना के सावित्रीबाई फूले के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो कहानियां बताएंगे जो थोड़े इमोशनल एस्पेक्ट्स भी दिखाते हैं ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट एट एन अर्ली एज, बहुत कम उम्र में, तो हमारे जो युवा है वो तैयार होंगे लड़ाई के लिए। क्योंकि मुझे पता है जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, मेरे माँ बाप एक इंटर कम्युनिटी मैरिज है, मतलब मेरे पापा जो है वो आयरिश कैनेडियन थे, वो मेरी माँ जो है सांबार कम्युनिटी से, महाराष्ट्र से है। और उन्होंने जिस बबल में मुझे बड़ा किया, हम जेजुरी में, एक तो मेरा बचपन गया जहाँ पे हमारा खंडोबा का मंदिर था, जो बिल्कुल भी किसी भी कैस्ट और किसी भी हमारे यहाँ के, क्योंकि जो खंडोबा था ही वाज अ शेपर्ड, तो हमने देखा है कि सारे जाति के लोग मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ के मुस्लिम लोग भी मंदिर जाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी उस मंदिर में जाते हैं। वो घोड़ा भी एक मुस्लिम फैमिली ने डोनेट किया हुआ है, या पंढरपुर का विठल भी हमारे यहाँ से जाता है। तो हमने ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं था कि जाति से डिवाइडेड नहीं था सोसाइटी काफी जाति से डिवाइडेड था, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ बबल में हम बड़े हुए थे कि अभी वो कम हो रहा है, ठीक है, कि अभी उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, हम सब एक यूनाइटेड थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तब मुझे ये एहसास हुआ कि कितने वल्नरेबल होते हैं बच्चे जातिवाद से। उनको समझता नहीं है कि उनके साथ जातिवाद हो रहा है। उनको 16 साल की उम्र में उनको पूछा जाता है कि तुम रिजर्वेशन नहीं होता तो तुम आते नहीं यहाँ पर बिना रिजर्वेशन के तुम, मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है आने की। और उस समय पे बहुत सारे बच्चों के पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है। ना कि ये कॉन्वर्सेशंस बच्चों की होनी नहीं चाहिए, ये अडल्ट्स ने करने चाहिए, बट हमने हमारे बच्चों को तैयार करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि रिजर्वेशन क्या है, कि प्रिविलेज क्या है। और
ये एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए कि सारे बच्चों को एक साथ बिठा के सिखाना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ नेदरलैंड्स में देखती हूँ, रेस अवेयरनेस के क्लासेस होते हैं कि रेसेस कैसे डिफरेंट, उसके बारे में बात नहीं करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। वो डिस्कस करते हैं कि हाँ कि कोई इस रंग का है तो कोई किसी के बाल ऐसे है तो इसका क्या मतलब है, तो अलग कौन से चीजें रेसिस्ट होते हैं, कौन सी चीजें कैसे, उसके बारे में स्कूल में बात करते। तो वैसे हमने भी हमारे स्कूल्स में बच्चों से बात करना चाहिए कि जाति क्या होती है और इसको हम इसको हम कैसे, क्योंकि उनको घर पे सिखा रहे हैं, ठीक है, और वो इंटरनलाइज कर रहे हैं जाति को। मुझे ये हिंदी में बोलना नहीं आता है, बट मुझे ऐसा लगता है फूले और डॉक्टर अंबेडकर और दलित लिटरेचर जो ज्यादा कॉमन होना चाहिए, जो शेल्फ्स पे ज्यादा होने चाहिए, उसके बारे में ज्यादा बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। और उसी से इंस्पिरेशन मिलेगा, हमारे बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब वो कॉलेज जाएंगे और जब लोग उनको पूछेंगे रिजर्वेशन के बारे में तो वो इंटरनलाइज नहीं करेंगे इस बात को। एंड इसके लिए हमें ऑफ कोर्स बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि छोटे सावित्रीबाई फुले की कविताएं जो मराठी में है, वो भी इन्होंने प्रिंट मराठी में नहीं की है, ठीक है, कि बहुत सारा एंटी कास्ट लिटरेचर जो है, जो बच्चों को स्कूल में मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है, उसका एक्सेस मिलता नहीं है बच्चों को स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे स्कूल में ये सब कुछ? ये इट्स नॉट, ये सिर्फ दलित इतिहास नहीं है, ये भारत का इतिहास है। डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा जेनेरिक इतिहास है जो सबको पढ़ना चाहिए और सबको समझना चाहिए। और तभी एक क्लासरूम में एक डेमोक्रेसी आ सकती है जब सारे बच्चे समझते हैं दलित हिस्ट्री को as Indian history and not just as Dalit history. This is like our common history. और मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो मैं थोड़ा पढ़ के मैंने कुछ पॉइंट्स। बहुत अच्छी हिंदी है प्रेमवदा। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है चैलेंज जो आज के दलित कम्युनिटी में है कि या फिर एनी प्रोटेस्ट कम्युनिटी, कि हम इंटरसेक्शनैलिटी हमें सीखना चाहिए। इंटरसेक्शनैलिटी, अभी इंटरसेक्शनैलिटी को हिंदी में पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक्चुअली वो वर्ड लिखा हुआ है हिंदी में ताकि मैं एक्सप्लेन करूं। सॉरी, इंटरसेक्शनैलिटी, सेक्शन मतलब विभाग, और जब अलग अलग विभाग एक साथ आते हैं, जैसे कि हम फेमिनिज्म बिना कैस्टिज्म के बारे में नहीं बात कर सकते, और हम जाति के बारे में बिना इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के जिनको हमें साथ में आके अप्रोच करना चाहिए। ना कि जैसे कि इंडिया में फेमिनिज्म पॉसिबल ही नहीं है बिना जाति के बारे में बात किए, और जाति के बारे में बात करना भी बिना फेमिनिज्म के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन विद इन कास्ट जातियों में भी औरतों की जो पोजीशन है वो मर्दों के नीचे होती है। कि जैसे जिस मोहल्ले में मैं बड़ी हुई, मैंने पहले 16 साल मेरे सांबारवाड़ा में गए, जो इट्स अ सांबार, हिंदी में चमार जात बोलते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि अगर एक लड़का 10वीं फेल होता है तो उसको और एक बार परीक्षा देने के लिए भेजते हैं,
मतलब मेरे समय की बात कर रही हूँ, जो मेरे आसपास के जो लोग थे, और अगर एक लड़की परीक्षा फेल होती है तो उसकी शादी करा देते हैं। तो within the caste hierarchy there is a clear gender hierarchy, and within the gender hierarchy there is a clear caste hierarchy. तो अगर एक आदमी है जो ऑफिस में है और हायर पोजीशन पे है, और वो औरत है जो इक्वल पोजीशन पे है, तो वहां पे जातिवाद आ जाता है। बट ये इंटरसेक्शंस में आता है, अलग अलग पार्ट्स में आता है, और उस इंटरसेक्शनैलिटी को एड्रेस करने के लिए हमें एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें जनरली क्या करते हैं, हम हमारा मूवमेंट सिर्फ हमारे लेंस से देखना चाहते हैं, और हम दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल भी। और उससे जो पावर्स ऑफ सुप्रेमेसी है, जो आपका व्हाट इज द वर्ड, जो फॉर एग्जाम्पल कोई ऑपरेसिव सरकार है, उसको ज्यादा पावर मिल जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट जो है ये अलग अलग हो रहे हैं। और ये इंटरसेक्शनैलिटी हमें बहुत जल्दी सीखनी चाहिए, और इसके बारे में जल्दी बात करना चाहिए, और कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये हमारे इसमें। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको जातिवाद के खिलाफ बोलना है तो प्लीज आप सावित्री बाई के फूले की वो जो भक्ति की कविता है उसको निकाल दो। तो वी कांट डू दिस। एवरीबडी, सबको अपनी कहानी बोलने का अधिकार है। जैसे कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में तुम ट्रांसजेंडर के स्पेसेस के बारे में बोलते हो, वहां पे भी कैस्टिज्म होता है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑल्सो, आई मीन एवरीथिंग इज इंटरसेक्शनल, एंड अंटिल जब तक हम वो अलग अलग विभाग को एक साथ मिला के बात नहीं करेंगे, तब तक हम बस एक छोटे से कमरे में सेम चीजें बोलते रहेंगे। और ग्रोथ, मतलब the systems in power will still be systems in power. मुझे लगता है कि मैंने काफी बोल दिया है और काफी समय, तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। आई होप मेरी हिंदी खत्म हो गई सारी वोकैबुलरी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और आपने भी मेरी बात सुनी। और आज मुझे मेरे नाना जी के बारे में जानने से पहले सिर्फ एक बात, कि मेरे नाना जी की ये जो कॉन्फिडेंस थी, ये जो हिम्मत थी, इसी हिम्मत से उनकी जान भी गई कैस्ट वायलेंस में। उन्होंने किसी ट्रेन रॉबरी को रोका, और वो जो ट्रेन पे चोरी कर रहे थे, जो वो डाकू थे, वो अपर कास्ट ऑपरेसिव कास्ट के थे गुजरात में। तो उनके अगेंस्ट न्यूज़पेपर में न्यूज आया, ऐसे नहीं आया कि कोई पुलिस ऑफिसर ने किसी गुंडे को मारा, ऐसे आया कि किसी चमार ने किसी ऐसे जाति के इंसान को ट्रेन पे मारा। तो उसको एक एक्सीडेंट बना के it was like a revenge caste death, बट उसको कवर अप किया और एक एक्सीडेंट बोला। और उस समय पे, ये लेट 70s की बात है, उस समय पे गुजरात के न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स थे कि एक चमार ने एक अपर कास्ट आदमी को मारा। उनका पुलिस ऑफिसर, उनका वर्दी, उनका कॉलेज जाना, उनका रिजर्वेशन का, उनका जो कुछ काउंट नहीं किया जब वो लिख रहे थे। इसलिए राइटिंग इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। आज के तारीख में हम ऐसे हेडलाइन लिखेंगे नहीं, बट बोलते तो है फिर भी लोग ऐसे चीजें। एनीवे, थैंक यू सो मच।
थैंक यू प्रियमदा, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी है। सबसे पहले तो आपने जो बात रखी जो दिल को छू गई कि कुएं तो धरती के होते हैं, वो किसी इंसान के होते नहीं है, किसी जाति के नहीं होते, किसी के नहीं होते, वो कुएं हम सबके होते हैं। ऐसी चावदार तालाब हम सबका था। दूसरी बात आपने ये रखी कि किस तरीके से जो है वो इतिहास से जो है वो बाबा साहब और ये लोग सब हमारे आइकन गायब हैं, और हमारी भी कमी है कि हम उनको पढ़ नहीं पाए। दूसरी बात ये भी एक रिग्रेट है जो आपने बताया, और हमारी साथी रश्मि रावत भी कह रही थी कि उनको भी इस बात का सच में हम सब लोगों को रिग्रेट है कि हमने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा जितना अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए था। तीसरी बात आपकी मुझे ये बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि किसी भी समस्या को हम एक तरीके से नहीं देख सकते। जो इंटरसेक्शनलिटी है, मतलब एक ही चीज को सबके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा, तो उसकी कई लेयर्स होती हैं, वो एक अपने आप में अकेला नहीं होती। तो वो बात है, वो इस समय ये डिमांड है, हम किसी पे भी बात करें तो उसको सारे एंगल को देख कर, और सब जुड़ जाते हैं आखिर में आकर के, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो आप चौथी बात जो आपने कही है कि जो अभी भी देखने में आती है कि जब कोई रेप का केस होता है तो उसमें रेप करने वाले की जाति का वर्णन नहीं होता, दबंग लिख दिया जाता है। लेकिन अगर यही काम कोई और करे तो उसकी जाति सामने आती है। आप अभी कह रहे थे कि लिखने को, मैं बोलने को नहीं, ये लिखान अभी भी लिखने में है। और आपके दादाजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था रॉबर डकैतों को रोकने में, वो नहीं मिला, इसका बड़ा अफसोस है। और ये कास्ट के कारण है ये प्रॉब्लम। अगर वो शायद होते तो जांबाज बहादुर होते, शहीदों में गिने जाते वो, कि एक डकैतों से लड़ता हुआ व्यक्ति शहीद हुआ। तो ये हमारे बीच में ऐसे हैं जो सवाल हमें बड़ी छोड़ते हैं, जो बहुत कभी दिल को चीर भी देते हैं और कभी हमें हिम्मत भी देते हैं कि हम खड़े हों और लड़ें। तो प्रियमदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप बताएं हमें वहाँ क्या टाइम हो रहा है आपका, कितने बजे है वहाँ? अभी 3:30 बजे दोपहर के। दोपहर के 3:30। अच्छा। तो अब हमारे बीच में गुरु प्रसाद मदन जी है, जिनके बारे में बता रही थी कि हमारे दलित साहित्य के इंसाइक्लोपीडिया है और एक लाइब्रेरी बना रखे, संग्रहालय है वो। तो वो हमारे बीच में आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज शायद पहली बार हमारे मंच पर वो आए हैं, तो हम उनका बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और मदन, आपको हम इनवाइट करते हैं। गुरु प्रसाद जी, आप आइए और अपनी बात रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय सब। अरे अनम्यूट करना पड़ेगा, किया आपने? देखो कर लिया है। कुछ जी, आवाज आ रही है? ऑन कर दो। अनम्यूट है, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नहीं जा रही क्या? इधर क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज, आप बोलते अच्छा रहिए, हम सुन रहे हैं सब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। आपने अपने मंच पे जो मुझे बुलाया, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें कई पीढ़ी के लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ तो मेरे परिचित हैं। डॉक्टर कुसुम मेघवाल जी को तो पर्सनली मिला भी हूँ, और उनकी किताबें भी पढ़ता रहा, और ऐसा भी। और बेटी प्रियमवदा जी के बारे में तो कुछ पढ़ा भी था, और इनके बारे में भी सुना था। तो मैं समझता हूँ कि उनको आज सुन करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पीछे जीवन में जा रहा हूँ। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 84 साल की हो रही है, और फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी युवा हो रहा हूँ, और आप सबके साथ काम करने में मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। ये ऊर्जा मुझे कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो स्वामी अच्युतानंद जी का उत्तर भारत में एक बड़ा आंदोलन था, और आदि हिंदू जो आंदोलन था वो उत्तर भारत में था। बाबा साहब अम्बेडकर को खासतौर से परिचित कराना, और स्वामी जी ने भी बड़ा काम किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी जी को जो पत्र लिखे, उन और जो दूसरे पत्र हैं उनके ओरिजिनल, वो भी हमारे महाशय बिकू लाल जी
जो एक एक्टिविस्ट थे और स्वामी जी के साथ और दादा कनौजी लाल जी के साथ वहाँ उन्होंने कार्य किया था, वो उनके पत्र हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और यह आपको मैं ये भी बता दूं, जैसा कि बहन अनीता जी ने आपको बताया कि मेरे यहाँ अपनी एक लाइब्रेरी है। 1913 में जो हिंदी दलित साहित्य का जिसको कहते हैं कि हीरा डोम नाम के व्यक्ति, जो 1914 में कविता छपी थी सरस्वती में, ऐसा कहते हैं। लेकिन दलित साहित्य अकादमी में डॉक्टर सोमनाक्षर जी ने जब मुझे बुलाया फर्रुखाबाद, तो वहां मैंने ये बात रखी थी कि हीरा डोम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, वो द्विवेदी जी के मस्तिष्क की उपज है, और वो इसलिए उपज थी, और ये बात बिल्कुल साबित भी हो चुकी है। तो उनके पहले सरस्वती में जो 1914 में छपी, उसके पहले भी 1913 और 12 की जो रचनाएं हैं, वो हमारे परिवार में महाशय बिकू लाल जी के पास थी, जिनसे मुझे विरासत में प्राप्त हुई है। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि हमारे लोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि लोग पढ़ते कम हैं, और हमारी दीदी जो हैं डॉक्टर मेघवाल जी ने भी ये बताया कि उन्होंने भी बहुत लिखा और देखा भी मैंने उन्हें नजदीक से भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़ने की आदत आज जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गए, उनके बीच से तिरोहित होती जा रही है। आप उनको कहिए कि कुछ किताबें ले लीजिए, कुछ किताबें खरीद लीजिए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। आज की घटना भी मैं बोलूंगा। और कुछ दिन पहले गोरखपुर से श्री शिव बचन राम जी, श्री शिवचंद राम जी, जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए थे और डाइट के प्रिंसिपल भी रहे। एक बार वो मेरे यहाँ एक प्रिंसिपल साहब जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इंटर कॉलेज के, उनको लेके आए। तो वो बोल रहे थे कि मैं 15 साल से अम्बेडकरिज्म पढ़ा रहा हूँ। जिज्ञासा बस मेरी इच्छा हो गई और मैंने इतना पूछ लिया उनसे कि साहब, आपने डॉक्टर अम्बेडकर को तो फिर बहुत अध्ययन किया होगा, और किनकी जीवन चरित्र लिखी हुई पड़ी है? तो वो कहने लगे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 15 साल से पढ़ाने वाले इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का ये उत्तर है कि मैंने अपने जीवन भर में 6-7 किताबें खरीदी हैं और उनका नाम मुझे याद नहीं है। एक बड़ी विडंबना है, हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है कि इतने ऊंचे पद पे रह करके वो व्यक्ति जो 15 साल से अम्बेडकरिज्म पढ़ाए, कैडर ले, उस व्यक्ति के पास 6-7-8 किताबें अपनी हैं, और वो भी किसने लिखा है उनका पता नहीं उन्हें। और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने पूरी किताबें नहीं पढ़ी, किसी के 4 पन्ने, किसी के 5 पन्ने पढ़ लिए, और वो दूसरी पीढ़ी के थे। उनके फादर भी बीए पास थे अपने जमाने के, और उनकी भी 8-10 किताबें थी, वो भी नहीं है। तो पहली चीज जो मैं आज देख रहा हूं कि हमारे बीच में ये जो नई टेक्नोलॉजी आई, नए हमारे जो युवा लोग हैं उसमें बिल्कुल मशगूल हैं, और वो किताबों की तरफ ध्यान नहीं देते। खासतौर से अखबारों में भी जो उन्हें पढ़ने की आदत भी नहीं है, तो अखबार तो वैसे भी नहीं देखते। और जो अपने समाज के यानी जो मूवमेंट के हैं, उन्हें भी नहीं पढ़ते हैं। ये बड़ी बात है। और मैं अपनी बात कहूं अगर, तो जब मुझे हमारा परिवार चूंकि कबीरपंथी था, और महाशय बिकू लाल जी आर्य समाज से भी प्रभावित थे, और हमारे आर्य समाज में बहुत लोग आया करते थे, बड़े विद्वान लोग। तीसरी में मुझे वहां खड़ा किया गया बोलने के लिए। और उसके बाद जब मैं 9th में आया, तो वो तो चूंकि मुझे इसका कभी एहसास नहीं था कि मैं तो मार्केट का
मोहल्ले में रहता था और आर्य समाज, कबीरपंथी, रविदास पंथी और सिखों का वहाँ पे एक वो था। तो इससे वहाँ उस माहौल जो था वो बाजारू था, और बाजार में ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो मालूम नहीं। लेकिन जब मैं 9th में गया एसएबी इंटर कॉलेज सैनी सिरातू में, तो वहां देखा क्या कि लोग पानी उससे ले रहे हैं घड़े में। तो मैंने भी एक दिन उसमें से पानी लेके पी लिया। और तो जो चपरासी था उसने प्रिंसिपल साहब के यहाँ बुलाया कि नहीं, आप ये इन्होंने पानी पी लिया है। तो जब ये कहा तो मुझे जरा लगा, आश्चर्य हुआ। तो मैंने उनसे, प्रिंसिपल साहब से ये कहा कि ये जो पंडित है जी है, इनका चपरासी उसका खून और मेरा खून निकाल के जरा से एक जगह है रखिए, और कोई बताए कि ये अलग अलग है। तो फिर या तो सभी लोग पिएंगे एक साथ या हम भी पिएंगे। परिणाम ये निकला कि सबको पानी पिलाने के लिए वो खुल गया। ऐसी बात नहीं है, ये मैं 59 की करीब बात कह रहा हूं। जो 59 में था वो आज भी है। क्यों? कल मेरे यहाँ जो लड़के आए और कुछ मध्य प्रदेश से आए, सतना से और शहडोल से, उनके साथ एक लड़का था। वो बताने लगा, मैं ट्रेन से इलाहाबाद से जा रहा था और एक उसमें घुस गया। सामने एक गठरी रखी थी और सामने बगल में एक सज्जन बैठे थे। मैंने कहा, आप ये अपनी गठरी उठा लो। उन्होंने कहा, उस बच्चे ने बताया जो यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो उसने कहा कि उस व्यक्ति ने गठरी उठाने के पहले सीधे ये पूछा कि तुम्हारी कौन सी जाति है, तो मैं इसे उठाऊंगा। उस लड़के ने तुरंत, ये छात्र ने कह दिया, मैं ठाकुर हूं। तो उन्होंने उठा के रख ली। फिर बाद में उसने कहा कि मैं तो अछूत हूं। तब तक उसने कहा कि अगर मैं अछूत होते, तुम अगर ऐसा पहले बोलते, तो तुम्हारी छाया से भी हमको घृणा होती है। ये कल की बात जो उन्होंने मुझे बताई, जो इलाहाबाद में रह करके वो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की। तो ये जो छुआछात है, ये जो जाति भेद है, जब तक मन में परिवर्तन नहीं होगा, और उनके मन में भी परिवर्तन आना चाहिए जो ऐसी मूलभूत इस बीमारी को अपनी खोपड़ी में पाल के रखा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जैसा कि ये अभी आप कह रही थी कि हमको और एंगल से सोचना होगा, और आपने जो अभी बताया, एक्चुअली ये मिलना जुलना जो है, मिलना जुलना तो है। आर्य समाज ने कहा अस्पृश्यता खत्म करो, उन्होंने कहा कि गुण कर्मानुसार करो। गांधी जी कहते रहे अस्पृश्यता खत्म करो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी जो जड़ थी वो उन्होंने कहा था कि जाति को खत्म किए बिना किसी भी प्रकार की डिस्पैरिटी को नहीं समाप्त किया जा सकता। इसलिए बाबा साहब ने जो ये बात कही कि जो वर्ण विहीन, वर्ग विहीन समाज का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक शोषण मुक्त समाज नहीं हो सकता है। ये इसकी तरफ सारे देश के लोगों को, मानवीय जगत के लोगों को कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सके। ऐसा मैं समझता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। आपने, मैं ये चाहती थी कि आप, आज हमने महाड़ दिवस है, आज महाड़ सत्याग्रह जी दिवस है, जी जी तो जी। उस पर हमने एक गोष्ठी रखी थी। अगर आप उस पे 2-3 मिनट में कुछ बोलना चाहें तो बोलें, क्योंकि ये आज जो, आज हाँ 99 साल हो गए आज, और अगला साल जी, 100वां वर्ष होगा। तो आज हमने उसी पर ये गोष्ठी रखी थी। तो अगर आप कुछ कहना चाहें मैं महात्मा पर। जी 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 जी, मैंने जो ये अपने उदाहरण दिए वो उसी कनेक्शन में दिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1927 में पानी का आंदोलन छेड़ा, महाक्रांति जिसको हम कहते हैं, संभवतः भारत के अंदर वो पहली क्रांति थी जो सामाजिक क्रांति के लिए, पानी के लिए युद्ध किया। मैं उसे युद्ध के रूप में देखता हूं। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक युद्ध लड़ा,
और वो युद्ध था सम्मान के लिए, पानी के लिए। आपने खुद भी कहा कि जहां पे जानवर पानी पी सकता था, और 1924 में ही वो जो संभवतः 1927 के और उसके बीच में वो महात की जो म्युनिसिपैलिटी थी, उसने उसे सार्वजनिक घोषित किया था उस तालाब को। तो ये इससे अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती थी। और ये आप देखें ध्यान कि उस महात के आंदोलन में जो बाबा साहब ने किया, उसमें अकेले दलित ही नहीं थे, उनके साथ उस विचारधारा के लोग ब्राह्मण भी थे, और उन लोगों ने भी उनका साथ दिया। यहां तक कि जो नॉन अब्राह्मण आंदोलन के लोग उस वक्त थे, उन्होंने बाबा साहब से जाके कहा कि आप अगर इसको हम बड़ा साथ दे सकते हैं, बशर्ते कि आप जो आपके साथ ये जो ब्राह्मण लोग खड़े हैं इनको आप हटा दें। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारे विचारों के साथ खड़े हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो ये बात जो एक बड़ी बात थी उस वक्त के लिए। और वो इन लोगों ने ब्राह्मण आंदोलन के जो नेता लोग उस वक्त गए थे, उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया और वापस चले गए। मेरा ये कहना है कि ये लड़ाई, समता की लड़ाई, आत्मसम्मान की लड़ाई, चाहे जिस समाज के साथ हो, सारे समाज के जो मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं, ये जो महात की क्रांति, महात का आंदोलन था, वो इसी दृष्टि से बाबा साहब ने रखा और इस बात को किया। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से हमें बहुत बताया कि किस तरीके से आज का, और ये सच भी है कि हमें जैसे जैसे हमारा मूवमेंट बढ़ रहा है, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत है। हमारे बीच में जो है प्रोफेसर साहब हैं, मिलिंद अवार्ड साहब हैं, और वो जेएनयू में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। और जहां तक मुझे पता चला प्रोफेसर साहब कि आपका परिवार भी कभी मूवमेंट में रहा है, आपके दादाजी। तो हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभव शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जी धन्यवाद। मेरा नाम मिलिंद अवार्ड है, महाराष्ट्र से हूँ मैं दलित संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोगों का अभी जेएनयू में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो जैसे मेरे पहले कई सारी साथियों ने बात रखी, तो दो तीन चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे महाड़ का आंदोलन जो है, ये बाबा साहब ने 1927 में किया, 20 मार्च को। आपने जैसे बोला 99 साल पूरे हो गए हैं, और इस सालों में महाड़ आंदोलन हो या कालाराम मंदिर प्रवेश हो, तो बाबा साहब का ये आंदोलन महाड़ का 14 तालाब से शुरू होता है, और वहीं बाबा साहब ने दिसंबर में मनुस्मृति का दहन भी किया है 25 दिसंबर को उसी महाड़ में। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का एलएसी कोलंबिया 23 के बाद बाबा साहब भारत में आते हैं, और महाड़ का आंदोलन ये बहुत अर्ली डेज का आंदोलन है बाबा साहब के। जैसे बाबा साहब ने जो डायरेक्ट फील्ड में जाके आंदोलन किया, उसमें से महाड़ एक है, कालाराम चौदार एक है, और उनका अगर हम वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब की जो जीवनी है, उसमें अगर देखेंगे कि बाबा साहब ने बचपन में अनटचेबिलिटी कैसी सही, बाबा साहब जब बड़ौदा स्टेट में गए तब उन्होंने अनटचेबिलिटी कैसे एक्सपीरियंस की, और जब माइनॉरिटी कमीशन या डिप्रेस्ड क्लास की स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने नॉर्थ महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में अनटचेबिलिटी कैसी फेस की। और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि अनटचेबल है, चाहे वो पारसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई धर्म का हो, लेकिन भारत के जाति समाज में अस्पृश्य है। तो मैं इस बात को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो आंदोलन किया महाड़ का, ये आंदोलन उस टाइम के जो कॉलोनियल सेटलमेंट थी, क्योंकि महाड़ तालाब तो एक पब्लिक टैंक था, पब्लिक रिसोर्सेज से बांधा हुआ था,
और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम के ये तालाब सभी को खुला किया जाता है ये कहा था। तो बाबा साहब ने जो अनटचेबल कास्ट को टचेबल कास्ट प्रिवेंट करते थे पब्लिक एमिनिटीज के सिविक एक्सेस को, इस प्रिवेंशन को लीगली बाबा साहब ने चैलेंज किया। तो इसको प्रोसीजरली लीगली तो चैलेंज किया, लेकिन इसको आंदोलन करके चैलेंज किया। तो बाबा साहब का जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, इसका अगर हम वो पोस्टर सब जगह पे गूगल पे दिखता है तो उसमें है वो एक पेज का पोस्टर जो शिवराम जनाजी जी ने वो पोस्टर निकाला है। और वो पोस्टर में कहा, मतलब दिखता है क्लियर कट कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, इस सभा ने 2-3 दिन के लिए लोगों को बुलाया है, 5 रुपए खर्चा सबको कंट्रीब्यूशन मांगा है। तो जिस तरह से मोबिलाइजेशन किया है, 2-2,5-3 हजार लोग वहां इकट्ठा हुए हैं और उस शहर में एक डेफिनेटली टकराव था, लेकिन बाबा साहब पे नॉन वायलेंस का जो एक इन्फ्लुएंस था, क्योंकि उन्होंने वो जो आंदोलन किया वो लीगल राइट को एक्सेस करने के लिए आंदोलन किया है। तो टकराव भी नहीं हुआ, कई सारे फिल्मों में आया है, या जैसे अनुपमा राव का किताब है या अनंत तेलतुंबड़े जी का किताब है, उन्होंने इस पूरे जो इवेंट है महाड़ का, चौदार तड़े का इवेंट, उस इवेंट के बारे में लिखा है और काफी उसके जो अलग अलग दायरे में उसकी चर्चा भी की है। तो सिविल राइट के मूवमेंट में महाड़ टैंक का क्या महत्व है, बाबा साहब का आंदोलन चाहे महाड़ टैंक का हो या काड़ाराम मंदिर प्रवेश का हो, यह आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है जो लीगल रेमेडी को एक्सेस करने के लिए मूवमेंट या मोबिलाइजेशन के पैटर्न में किया गया है या मोबिलाइजेशन किया गया है। और इस पूरे मूवमेंट को, जैसे मेरे पहले के वक्ता ने कहा, तो ये कोई सिर्फ अनटचेबल कास्ट का आंदोलन था, लेकिन उस टाइम के जो बाबा साहब के साथ में चित्रे है या बाकी शिवतरकर है या बाकी जो टचेबल या ब्राह्मण कास्ट के साथी थे, उन्होंने इस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिया है, भागीदारी दी है। तो मुझे कहना यह है कि बाबा साहब का जो पूरा आंदोलन अगर देखेंगे, जो बहिष्कृत भारत हो या बाबा साहब का पूरा काम देखेंगे, हाँ, तो उसमें 2-3 चीज तो क्लियर कट पता चलती है कि बाबा साहब जिस समाज को एस्पायर कर रहे थे या जो समाज बनाना चाह रहे थे, वो समाज तो जाति समाज को तोड़ के ही बनेगा। तो बाबा साहब के अगर हम पूरे महाड़ चौदार तड़ा हो या काड़ाराम मंदिर प्रवेश हो या बाबा साहब के जो उन्होंने जर्नल्स शुरू किए थे, न्यूज़पेपर शुरू किए थे, उसके नाम देखेंगे, बहिष्कृत भारत हो या मूक नायक हो, जनता हो, प्रबुद्ध भारत हो, या उनके संगठन का नाम देखेंगे जैसे डिप्रेस क्लास मिशन हो या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, या बाद में आरपीआई आया नहीं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी वो उन्होंने मतलब उनके सोच की पार्टी बोली जा सकती है। बाबा साहब ने उनके कॉलेजेस का नाम जो रखा है, मिलिंद कॉलेज हो या सिद्धार्थ कॉलेज हो, तो ये सब एक दिखाता है कि बाबा साहब का जो अपना समाज बनाने का दायरा था, वो स्टिग्माटाइज्ड कास्ट जो है, जिन जातियों को जाति समाज ने प्रताड़ना की है, उनको ह्यूमिलेट किया है, उन जाति समाज का स्टिग्मा कहीं करके भी गया नहीं है। तो फिर बाबा साहब 1956 के बाद बुद्ध हो जाते हैं, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं और पूरे देश में जो अनटचेबल कास्ट के एक्सक्लूडेड लोग हैं, इनका एक कॉमन सेंस रिप्लेस करने का काम करते हैं रिलीजियस कन्वर्जेंस से। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब तो ऐसे समाज को एम्पावर कर रहे हैं जिस समाज को फेथ का भी प्रिविलेज नहीं है, जिस समाज को पब्लिक एक्सेस का भी प्रिविलेज नहीं है। जैसे मुझे लगता है महाड़ सत्याग्रह पे मुक्ता साळवे नाम की एक महिला है जो महात्मा फुले के स्कूल में पढ़ती है। उन्होंने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, मांगा महाराजची दुःखाविषयी। तो वो लिखती है
महात्मा फुले के स्कूल में है, लिखती है कि उस टाइम के जो पूना के अनटचेबल लोग हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और इसको थोड़ी सी मुक्ति मिलने का जो चांस है वो चांस है या मुक्ति मिल रही है क्योंकि वहाँ ब्रिटिश माए बाप है, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है। मेरे पहले के साथियों ने बात कही सावित्रीबाई फुले की, मैं बीच में मराठी में सावित्रीबाई फुले के कुछ पोएम्स देख रहा था और उसमें बहुत अच्छी पोएम है एक, इंग्रजी मावली नाम की, इंग्लिश, मदर इंग्लिश। और ये मदर इंग्लिश पोएम है, भाषा भी है, और मुझे लगता है कि ये एंग्लिसाइज्ड कल्चर हो या सोच हो या लाइफ वर्ड हो, ये एक एम्पावरमेंट की पॉसिबिलिटी है जो सावित्रीबाई को फुले को लगती है। तो सावित्रीबाई फुले एजुकेशन और इंग्लिश, इंग्रजी, इन दोनों भाषा, इन दोनों चीज को पूरे अपने पोएम्स में काफी अच्छे तरह से आया है। तो उनकी एक तो एजुकेशन से ही शूद्र का या स्त्री शूद्र अति शूद्र, महात्मा फुले एक पूरी कैटेगरी टर्मिनोलॉजी एक करके पूरी कैटेगरी कॉइन करते हैं और लिखते हैं महात्मा फुले भी और सावित्रीबाई फुले भी कि एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन ही पूरी यहाँ के अनटचेबल, एक्स अनटचेबल कास्ट के मुक्ति की ये है पॉसिबिलिटी है। तो आगे चल के बाबा साहब का अगर हम साउथ ब्यूरो कमीशन हो या स्टेट एंड माइनॉरिटी हो या बाबा साहब का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन हो, और बाबा साहब ने जो प्रोविजंस किए हैं वो प्रोविजंस डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट या अलग अलग अनटचेबल कास्ट या अलग अलग शब्द यूज करके प्रोविजंस किए हैं, और ये प्रोविजन लीगल प्रोविजन है, ये प्रोविजन रेमिडियल प्रोविजन है। उस टाइम के सरकार को, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को बाबा साहब बता रहे हैं कि यहाँ की जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी और अनटचेबल कास्ट, ये जो दो समुदाय है, ये दोनों समुदाय की स्थिति अलग अलग है। माइनॉरिटी अपने लिए जो मांग रहे हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, उसके साथ साथ आपको यहाँ के अनटचेबल कास्ट को भी देखना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है गांधी अंबेडकर की रिफ्ट या उनका जो संघर्ष है वो संघर्ष दिखता है। तो बाबा साहब कानून, बाबा साहब लीगल रेमेडी मांग रहे हैं कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से। गांधी जी हो सकता है सोशल रिफॉर्मेशन पहले आना चाहिए या रिफॉर्मेशन ऑफ फेथ पहले आना चाहिए, ना कि लीगल रेमेडी आनी चाहिए। ऐसी एक मुझे लगता है गांधी और बाबा साहब की ये जो एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से देखी जा सकती है। तो मैं इसी संदर्भ में मैं इसको रख रहा हूँ कि बाबा साहब का कास्ट क्रिटिक हो या बाबा साहब की प्रोसीजरल राइटिंग हो या बाबा साहब की हिस्टोरिकल और उनकी अपनी एक रेवोल्यूशन, काउंटर रेवोल्यूशन हो या हु वर द शूद्रास हो, ये एक राइटिंग हो, हिस्ट्री और उसको लेके हिंदू कोड बिल हो या रिडल्स ऑफ इन हिंदुइज्म हो। तो बाबा साहब की ये जो राइटिंग्स है, इसको हम अगर अलग अलग इस पूरे बॉडी ऑफ राइटिंग को अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो लीगल रेमेडी बाबा साहब जैसे स्टेट एंड माइनॉरिटी में कर रहे हैं, वो तो लीगल रेमेडी कर रहे हैं अनटचेबल और माइनॉरिटी के लिए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो जेनेसिस ऑफ कास्ट और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में दे रहे हैं, जो कि एक पूरा कास्ट क्रिटिक है। बाबा साहब बुद्धा एंड हिज धम्मा में जो लिख रहे हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा में, मुझे लगता है कि वो हु वर द शूद्रास में बाबा साहब ने कई तरह का मतलब एक हिसाब से एक्सप्लेन किया है कि अनटचेबल कौन थे, टचेबल कौन थे, एग्रेरियन कास्ट क्या थी, आर्टिजन कास्ट क्या थी। बाबा साहब जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो स्टेट एंड माइनॉरिटीज में प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा एक इंटरलिंक्ड है। बाबा साहब का पूरा काम जो है वो एक दूसरे में मिलता है, और ये काम जैसे मेरे पहले के साथियों ने कहा, ये काम हमें इंटरसेक्शनैलिटी समझनी है। भारत में अगर कोई स्त्रीवाद की बात कहे, भारत में भी रेसिज्म है। अगर हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ पूरा कलरिज्म है, तो भारत में भी रेसिज्म है, भारत में भी फेमिनिज्म और अलग अलग फेमिनिस्ट वेव्स चलते हैं, या क्वेयर हो या जितने भी पेरिफेरियल आइडेंटिटीज है, ये पेरिफेरियल आइडेंटिटीज कास्ट के एब्सेंस में नहीं हो सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि हमें इसी संदर्भ में अभी बाबा साहब को याद करने की जरूरत है, महात्मा फुले को याद करने की जरूरत है कि इन लोगों ने जाति समाज का क्रिटिक दिया, और सिर्फ क्रिटिक नहीं दिया तो प्रोविजंस किए। तो बाबा साहब ने प्रोविजंस किए, महात्मा फुले ने प्रोविजंस किए, लिखा हंटर कमीशन को, या कल्टिवेटर्स ऑफ विपकॉर्ड में महात्मा फुले प्रोग्राम लिखते हैं सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट का। तो मुझे लगता है कि कास्ट क्रिटिक और प्रोविजन, और उसके साथ साथ महार सत्याग्रह हो या कालाराम मंदिर प्रवेश हो, ये दिखाता है कि हमारे पास कानून है, हमारे पास लीगल रेमेडी है, लेकिन उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि रिजर्वेशन है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, स्कॉलरशिप है, मिलती नहीं है, एडमिशन मिलता है लेकिन आईआईटीज में लोग सुसाइड कर रहे हैं। गांव में आज भी आप नवसृजन का रिपोर्ट काफी सब जगह पे पब्लिक डोमेन में है, अनटचेबिलिटी काफी जगह पे प्रैक्टिस की जाती है, फॉर्म्स अलग अलग है। दिल्ली जैसे शहर में या कई भी शहर में पिछली अनटचेबल मतलब दलित जातियों के लोगों को घर नहीं मिलता है, या अच्छी जगह पे अगर परचेस करने की कैपेसिटी भी है तो उसको अच्छी जगह पे घर नहीं मिलता है। जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ सोशल नेटवर्क पे जॉब्स मिल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें बार बार ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे जो लीजेंडरी एनलाइटेड लीडरशिप है या फिलोसोफर्स है या थिंकर्स है, इन लोगों ने प्रोविजंस तो की है, कई हद तक उसका फायदा भी हुआ है, लेकिन एट्रोसिटी होती है आज भी, और होती है तो पुलिस एफआईआर नहीं लेता है, और एफआईआर नहीं लेता है तो लोगों को आज भी रास्ते पे आके एजिटेशन करना पड़ता है। कई जगह पे आज भी महाराष्ट्र जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट हो, लेकिन कई जगह पे बीच बीच में इंसिडेंट्स होते हैं, कॉमन वाटर टैंक पे जाने से किसी को मारा। तो ये जो कास्ट इर्रेशनल जो है, ये कास्ट इर्रेशनल अभी भी हर जगह पे अलग अलग तरह से दिखता है, और मुझे लगता है कि दलित साहित्य इसको बहुत ठीक से पकड़ पाया है। तो सोशल साइंसेस में तो ठीक है, एक एम्पेरिकल है, डेटा है, और वो सब एक तरह से बात करती है, होता है, लेकिन इसको दलित साहित्य ने जिस तरह से पकड़ा है, मुझे लगता है ये बहुत ही एक पर्टिकुलर इमोशन को यूनिवर्सलिटी के डिस्कोर्स तक लेके जाता है दलित साहित्य। तो हम अगर दलित साहित्य में दलित संवेदना देखेंगे, चेतना देखेंगे, उनका अपना अनुभव देखेंगे, उनके मेमोरीज देखेंगे, चाहे वो भूख को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, चाहे गाँव में उनके रहना सहना हो, और पूरा एक कॉमन दिखता है। ट्रांस स्टेट, ट्रांस लिंग्विस्टिक कल्चरल बैकग्राउंड, अनटचेबिलिटी का एक्सपीरियंस सेम है, चाहे वो मेघवाल हो या तमिलनाडु का एक्स अनटचेबल हो, या राजस्थान का हो, या महाराष्ट्र सेम है, या केरला का हो। तो मुझे लगता है कि ये जो अनटचेबिलिटी का टैबू है, ये अनटचेबिलिटी का टैबू एम्पेरिकल स्टडीज और पॉजिटिविस्ट सोशल साइंसेस जिस तरह से बोल पाते हैं वो बोल पा ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में लिटरेचर या कंस्ट्रक्टिविस्ट बहुत ज्यादा ठीक से इसको समझ पा रहे, रिसीव कर पा रहे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दलित साहित्य का एक दायरा भी बढ़ रहा है। अभी ये सिर्फ पोएम या ऑटोबायोग्राफीज या मेमोर यहाँ तक सीमित नहीं है, लोग उसको कॉन्सेप्चुअली भी देख रहे हैं, उसको उस एक्सपीरियंस को ज्ञान के रूप में भी समझ रहे हैं, या उस एक्सपीरियंस को, उस ज्ञान को एक डिसिप्लिन का भी अभी स्वरूप प्राप्त हुआ है। दलित स्टडीज तो अभी पूरे जग में, पूरे दुनिया में हर जगह पे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जो भी कास्ट को लेके हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटेलेक्चुअली सॉफिस्टिकेटेड काम हो रहा है, और बहुत होपफुल होना चाहिए हम सभी लोगों को कि ये फ्रेश पर्सपेक्टिव दे रहा है पूरे डिसिप्लिनरी आइडियाज को। तो दलित स्टडीज ये अपने आप में डिसिप्लिन है, लेकिन डिसिप्लिन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, जेंडर स्टडीज हो, या और कुछ हो। तो मुझे लगता है आज के दिन में हमें इस पूरे इवेंट को, इस पूरे दिन को एक बड़े दायरे में याद तो हम करते हैं,
और मुझे लगता है ऐसे ही इसको अगर हम सोचेंगे तो हर आंदोलन को और अभी भी जो आंदोलन हो रहे हैं इसको हम बड़े दायरे में देख पाएंगे। तो मुझे आपने बुलाया और बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी, आपका जो वक्तव्य था बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत सारी चीजों से आपने हमें समृद्ध किया है, और हम तो चाहेंगे कि आप आगे आते रहें। और आपने कई चीजों पर बात की है, और ये सही है कि बाबा साहब का जो पूरा मूवमेंट है, अगर हम उनके मूवमेंट्स आगे और विचारधाराओं पर भी जाएं तो सब लोगों ने सुधार की बात की है, लेकिन बाबा साहब एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने कानून की बात की, कानूनी संरक्षण की बात की है। हमारे राइट्स को रखने के लिए उन्होंने संविधान में प्रॉपर इंतजाम किया। तो ये कानून को में लेके चीजें आना और सुधार की बातें करना या बदलाव की बातें करना या चर्चा करना, ये दो अलग अलग चीज हैं। और बाबा साहब का शायद हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा मानते हैं कि उन्होंने एक पूरे वर्ग की क्या, मैं तो कहूँगी स्त्रियों के लिए, सभी तरह के वर्गों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरा कानूनी प्रावधान किए। और ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। आज के दिन आपने इस बात को उठाया और तमाम तरह के उदाहरण भी दिए कि बाबा साहब की जो दृष्टि थी वो, जैसे हम ये भी पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा संकीर्णता में कास्ट को देखना गलत होगा, उसको थोड़ा हमें अलग तरीके से देखने की जरूरत है। और बाबा साहब ने कभी भी मतलब जाति के छोटे छोटे समूहों को प्रेफरेंस नहीं दी, कभी भी नहीं दी। और बाबा साहब हमेशा बहुत बड़े तरीके से और अलग तरीके से सोचते थे कि तभी शायद दलित शब्द की अवधारणा आई कि उसमें एक छतरी जिसमें सब लोग आए, सभी तरह के मुद्दे आए। तो बहुत अच्छी आपकी बात रही। और अब हमारे साथ RS आगाज जी हैं, जो कि युवा दलित साहित्यकार है। अभी आपने साहित्य की बात करी थी तो हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ साहित्यकार कुसुम मेघवाल जी बैठी हुई थी। उर्मिला पवार जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, वो भी, और हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने हिंदी के युवा साहित्यकार, अभी आजकल बॉम्बे में एक बैंक में मैनेजर भी है और काफी एक्टिव है। इनका कविता इन्होंने ये संपादन भी किया है और खुद कविताएं भी लिखते हैं। और अभी इनका एक भारत की वीरांगनाओं पे किताब भी शीघ्र ही आने वाली है। तो मैं आगाज जी का स्वागत करती हूँ कि आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार अनिता जी, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मुझसे पहले जो भी वक्ता हैं उन्होंने बहुत ही विश्लेषण तरीके से मिलिंद सर ने बताया कि किस तरह से बाबा साहब ने सामाजिक, शैक्षिक और एक एक बिंदुवार तरीके से, जब हम बात करते हैं एक समाज की रूपरेखा की, तो बाबा साहब ने समाज की रूपरेखा में जिस तरह से मिलिंद सर ने समझाया कि वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान पर लिखते हैं, अलग से शूद्रा पर लिखते हैं, और फिर आप बुद्धा एंड इस धम्मा में अपना पूरा लिखते हैं। तो जब हम महार चौदार तालाब आंदोलन की बात करते हैं, इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा जो मैंने अभी तक पढ़ा है कि 23 में एक बॉम्बे असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जो भी सामुदायिक समाज के जो भी तालाब या जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो, जहाँ से सवर्ण सो कॉल्ड सवर्ण लोग हम अपना पानी यूज करते हों, वो सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन उसको कुछ संस्थाओं द्वारा और कुछ सवर्ण व्यक्तियों द्वारा जब विरोध किया जाता है तो उसको वापस ले लेते हैं। 27 में फिर बाबा साहब इस आंदोलन को करते हैं, और आंदोलन के बाद में मार्च में आंदोलन होता है, उसमें कुछ अफवाहें होती हैं, बहुत सारा ये डिटेल में समझाया मुझसे पहले जितने भी वक्ता हैं। दिसंबर आते आते बाबा साहब इसी आंदोलन में मनुस्मृति का दहन करते हैं। तो मैंने मुख्य 2-3 पॉइंट नोट किए जो मैं समझ सकता हूँ कि महार सत्याग्रह के कारण क्या थे। महार सत्याग्रह के कारण थे जो बाबा साहब ने किया। सबसे पहला कारण था कि पानी के अधिकार से वंचित जो अस्पृश्य अछूत जातियों को पानी के अधिकार से वंचित किया जाता था। अब इसको हम मॉडर्न आज के वर्तमान समय में हम देखें
तो राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंटली 2 साल पहले किस तरह से एक छोटे से बच्चे को पानी का मटका छूने, सिर्फ पानी के मटका को छूने की वजह से वहां के एक अध्यापक ने पीट कर मार डाला। तो जो व्यक्ति का सबसे मौलिक अधिकार होना चाहिए कि जहां उसको प्यास लगे तो पानी को पीने को मिले, पानी के अधिकार से भी हमें वंचित रखा जाता था। दूसरा इसका कि सामाजिक भेदभाव, समाज में भेदभाव इतना था, अछूत प्रथा इतनी बहुत ही निकृष्ट तरीके से अछूतों के साथ व्यवहार किया जाता था, अमानवीय व्यवहार, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं करने देना, और इस जो भी जुल्म ज्यादती होती थी उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही तक नहीं होती थी, क्योंकि जो भी उस समय भी सत्ता में जो बैठे थे उन्हीं के लोग थे। तो बाबा साहब ने 10 साल जो भी अपने आंदोलन चलते रहे, और ये देखिए कितना मतलब हमें कानूनी तरीके से भी बाबा साहब को भी उस समय 10 साल लग गए थे कि 1937 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें फिर सबके लिए सार्वजनिक स्थलों का पानी सबके लिए उपयोग करने के लिए अलाउ किया गया। तो इस बड़े से बड़े आंदोलन के बाद भी, जबकि बाबा साहब का उस समय किस तरह का कार्य था, 10 साल लग जाते हैं, और उस महार सत्याग्रह के आंदोलन के बाद अगर हम वर्तमान समय में देखेंगे तो आज भी वही हाल है। ये लोग जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियों के लोग नहीं चाहते हैं कि हमें वो मूलभूत सुविधाएं मिलें, मूलभूत अधिकार मिलें। आज भी सरकारी संस्थाओं में क्या हाल है, यूजीसी का चल ही रहा है, सब लोग जानते हैं। दूसरा, जगह जगह से घटनाएं मिलती हैं कि मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के, जो हमारे अस्पृश्य जातियों की महिलाएं होती हैं, कि वो बच्चे उसका बहिष्कार कर देते हैं कि हम उनके हाथों का खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं। अब इसमें 2 पॉइंट है कि आप ये कारण थे महार सत्याग्रह के होने के बाद में परिणाम क्या निकले। जब सत्याग्रह हो रहा था उसके बाद वहाँ के जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने पता नहीं किस तरह के पशुओं के गोबर से, मूत्र से उसको साफ किया गया, और वही हमने देखा था उत्तर प्रदेश की सत्ता में कि एक मुख्यमंत्री जाने के बाद जब दूसरा मुख्यमंत्री उसमें प्रवेश करता है तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो हम इसको पहले भी भुगतते आए हैं और वर्तमान समय भी वही हालत है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए चंद पंक्तियां मैं 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो। इसी में महार सत्याग्रह से है कि महार सत्याग्रह से दे दी पानी पीने की आज़ादी, काला राम के ताले तोड़कर भीम ने की लड़ने की मुनादी, नवयुग समता के भारत का बना कर्णधार तू, है शिल्पकार तू, है शिल्पकार तू, है शिल्पकार तू। तो बहुत बहुत आभार, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं, जितना मेरे को आता है मैंने उतना बोल दिया। मुझसे पहले बहुत अच्छे सभी ने विशेष तरीके से बोला है। मुझे मंच पर मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार दीजिए। शुक्रिया आगाज जी। जिस बच्चे की आप कर रहे थे, इंद्र मेघवाल बच्चा था, और उससे पहले 15 साल हो गए कांड हुआ था जिसमें मेरठ में एक कुएं में जो थे वो कुएं में, दलितों के कुएं में गोबर और वो सब डाल दिया था। नहीं, राजस्थान की घटना थी, कुसुम जी जानती होंगी।
और इसमें जो थे वो हमारे पीएल विमरोड जी ने काम किया था कि किस तरीके से उन्होंने पानी ना पी सके तो उसमें गोबर और ये सब डाल दिया था, तो वो वहां पर एक पूरी टीम पहुंची थी और ये हुआ। ये सब घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन जैसे कि हमारे मिलिंद सर कह रहे थे कि आशा, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीजें घट रही हैं और जिस तरीके से अभी हम जैसे जब यूजीसी की बात करते हैं तो यूजीसी को बेशक कोर्ट ने स्टेट दे दिया हो, लेकिन यूजीसी के लिए समर्थन में जिस तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक आशा की किरण है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे राइट्स क्या हैं। और ये जब राइट की बात होती है तो अम्बेडकर सबसे केंद्र में होते हैं, सबसे ज्यादा केंद्र में होते हैं। और जैसे जैसे राइट की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे बाबा साहब का नाम आगे बढ़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर का, और उनके द्वारा किए गए आंदोलन भी हमें याद आएंगे कि उन्होंने जो शुरुआत की वही आंदोलन हमारे जो है अंदर ऊर्जा है। और मैं सब लोगों से जो हमारे साथी हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगले साल 20 मार्च को चावदार तालाब आंदोलन के महार सत्याग्रह के 100 साल हो जाएंगे और हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि 100 साल होने पर हम अपनी अपनी जगह इसको सेलिब्रेट करें। ये हमारी पहला जो मुक्ति का आंदोलन था कि हमें अधिकार बेस लड़ाई थी, ये कोई वैसी लड़ाई नहीं थी, अधिकार बेस लड़ाई थी। तो हम ये कोशिश करें कि हम जब 100वां साल आए तो हम इसको एक बड़े स्तर पे इसको सेलिब्रेट करें और डॉक्यूमेंट करें। और आज हमारे साथ बहुत ही, मैं कहूँगी कि बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़े। कुसुम जी हैं जो कि शायद मैं अपने फेसबुक पर पहली बार आई है, मेरे लिए बहुत महत्व की बात है। और कुसुम जी को पढ़ पढ़ करके दलित साहित्य की आप बात कर रहे थे, कुसुम जी पहली पीढ़ी की दलित साहित्यकार हैं और आघात जी नई पीढ़ी के साहित्यकार हैं। और हमारे गुरु प्रसाद मदन जी भी पुरानी पीढ़ी के, मतलब हम इन लोगों को देख देख करके दलित साहित्य का जो हुआ, और आप आए हैं और मिलिंद जैसे युवा और आगाज जी जैसे युवा, और मैं कहूँगी प्रेमवदा जो नीदरलैंड से जुड़ी, आप जैसे युवाओं से बहुत उम्मीद है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो जैसा सोचते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और हम अगला सेशन जो है वो शायद हम ट्रॉमा पे लेकर के आएंगे एक, क्योंकि ये चावदार तालाब में था और हम सभी जानते हैं कि इंद्र मेघवाल को, या अभी जो हमारा बच्चा एक जिसे सुसाइड किया है अभी एम्स के एक बच्चे ने, और या फिर रोहित वेमुला हो गया या पायल तड़वी हो गई या डेल्टा मेघवाल हो गई, जो भी हो गए, वो किस ट्रॉमा से गुजरते हैं, इस ट्रॉमा पे हम अगले सेशन में बात करेंगे। तो हम यहीं पर सबका धन्यवाद करते हैं और आप सबके साथ जय भीम जय भारत, इसको हम यहीं पॉडकास्ट को खत्म